कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में स्थिर विद्युत हम पढ़ रहे थे। आज हमारी एक और नई रोमांचकारी क्लास। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसके ऊपर और क्या महत्वपूर्ण चर्चाएं होने वाली। तो हमने पिछली क्लास में कूलम का नियम बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया था, समझ लिया था, और साथ ही साथ कूलम के नियम पर आधारित हमने बहुत सारे उदाहरण भी कर लिए थे। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हमारे पिछली क्लास में हमने करे थे। तो आज की क्लास में हम और उदाहरण करने वाले हैं, कूलम के नियम पर और उदाहरण करेंगे। साथ ही साथ बेटा हम आज की क्लास में, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये कुछ फील्ड लाइंस बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब हम आज की क्लास में क्या शुरू करने वाले हैं? आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र पर चर्चा। क्लियर है? तो चलिए बिना समय खराब किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इस चैप्टर में अभी तक हमने विद्युत आवेश पढ़ा था, कूलम का नियम पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र आज की क्लास में पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ बल रेखाओं एवं फ्लक्स के बारे में भी जानेंगे और गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग आने वाले समय में देखेंगे। और इसके बाद में बेटा स्थितिज ऊर्जा, विभव, समविभव पृष्ठ और विद्युत द्विध्रुव, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में अब जो पोर्शन बचा है वो करना है। क्लियर है कहानी? चल, तो अब हम सबसे पहले आज क्या करेंगे, आज की क्लास में मुझे एक दो और उदाहरण जो बचते हैं आपके, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने। ठीक है, तो आज की क्लास में कूलम के नियम पर और उदाहरण करने हैं हमें, कूलम के नियम पर और उदाहरण करेंगे हम। साथ ही साथ हम विद्युत क्षेत्र भी जानेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र पर, विद्युत क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी हम आज की क्लास में देखने वाले। चल, तो कूलम के नियम पर हमने कुछ ऐसे उदाहरण कर लिए थे सर कि अगर हमारे पास एक आवेश है, ठीक है, एक आवेश है, तो इस आवेश में हमारे पास अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के कोनों पर 3 आवेश रखे हुए हैं, तो इनमें से किसी भी एक आवेश पर बल, किसी भी एक आवेश पर बल, तो आवेश पर बल कैसे निकाल सकते थे? हमने देखा था सर, ये अगर सारे पॉजिटिव आवेशित हैं, सारे पॉजिटिव है, तो क्या होता है, ये यहां पर इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, इसका परिमाणी ऐसा कुछ निकालना सीख लिया था हमने। साथ ही साथ हमने देखा था कि सर अगर कोई हमारे पास त्रिभुज के ही आकार में एक हमारे पास समकोणीय त्रिभुज हो, तो उसमें क्या देखा था कि सर इसमें हमने ऐसा देखा था कि एक सदिश इधर आएगा, एक सदिश इधर आएगा, और इसका परिमाणी हम निकाल सकते हैं। मतलब सदिश का परिमाणी निकालना है ना। और इसके अलावा भी मैंने आपको सदिश में बता दिया था कि अगर कोण 90 डिग्री होता है तो √2 परिमाणी होता है, अगर कोण 60 डिग्री होता है तो √3 परिमाणी होता है, √3 परिमाणी होता है। ठीक है, एक मेरा फिर से आप सभी बच्चों से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, बार बार अनुरोध कर रहा हूं बेटा कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप लोगों ने सदिश वदिश नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके पढ़ लो, मूलभूत गणित में पढ़ाया है, स्टार्टिंग का एटलीस्ट वो सब कुछ बढ़िया से पढ़ना होगा, तभी बात बनेगी। क्लियर है? चलिए, तो अब हमें इसमें और कौन सा उदाहरण करना है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा उदाहरण बचता है हमारा, जो थोड़ा सा डाउट में जाता है बच्चों को और थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाता है। क्या है सर? हमारे पास मान के चलो एक वर्ग है, एक वर्ग के कोनों पर हमारे पास 4 आवेश रखे हैं, वर्ग के कोनों पर 4 आवेश रखे हुए हैं। तो यहां पर +q, +q, +q और +q, 4 आवेश रखे हैं वर्ग के चारों कोनों पर। ठीक है, चल, तो हमें बताना है कि किसी भी एक आवेश पर परिमाणी बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिमाणी बल किसी भी एक आवेश पर, F नेट ज्ञात करके बताना है। ठीक है, मतलब ये जो कोने में आवेश रखा हुआ है इस पे परिमाणी बल क्या होगा। तो कैसे कर सकते हैं इसे? देखो भाई कैसे कर सकते हैं इसे। अगर हम यहां पर ये +q आवेश देख रहे हैं तो इस पे कौन कौन बल लगा रहा है। अच्छा, साथ ही साथ यहां पर वर्ग जो है बेटा, वर्ग की भुजा हमें बोली गई है A। क्या बोली गई है? वर्ग की भुजा A है ना। तो A भुजा है, मतलब ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। अब यहां पर क्या होगा, है ना, अब यहां पर क्या होगा और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। तो देखिए क्या होगा, यहां पर अगर हमने बोला ये Q आवेश है, +q आवेश है, तो +q +q एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और एक बल इस तरफ लगेगा।
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक बल इस तरफ लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक बल इस तरफ लगेगा। ठीक है, तो एक बार हम बना लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश को अलग से। तो इस पे क्या हो रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है। ये बल कितने 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 कितने, तो सर ये एफ बल जो होगा के क्यू क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर या के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। इसे अभी के लिए मैं एफ नॉट बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं मैं, एफ नॉट, आसानी से समझ जाए हम इसमें। अच्छा, इसी प्रकार से यहां पे एक और बल लग रहा है एफ, ये भी होगा के क्यू 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 अपॉन में दूरी ए, तो ए का वर्ग। तो ये भी क्या है, ये भी वही लिखा हुआ है सर, इसे भी हम एफ नॉट बोल सकते हैं। अच्छा, वैसे भी एक और आवेश बचा है, मुझे ध्यान है ये वाला आवेश भी इस पे बल लगाएगा, उसको भी मैं लूंगा, लेकिन पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का परिमाणी बल जो है सर, हम यहां पर बोल सकते हैं कि इन दोनों का परिमाणी बल कुछ इस तरफ आएगा। परिमाणी बल मतलब इन दोनों बलों को हटा दूं मैं, तो जो एक और नया बल बन जाएगा, वो नया बल यहां पर आएगा, और ये कितना होगा, √2F0 होगा। कितना होगा, √2F0, है ना। अब ये हमें बार बार सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने करोड़ बार आपको बता दिया कि अगर दो समान बल हो, तो इन दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री हो, तो इनका परिमाणी कितना आता है, √2F0 आता है। ठीक है, और इनके मध्य कोण कितना होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी 45 डिग्री, या हम बोल सकते हैं टोटल कोण 90 डिग्री था। अच्छा, अब ये जो तीसरा आवेश है वो बल कितना लगाएगा, सर ये तीसरा आवेश भी इसी दिशा में बल लगाएगा, और ये कौन सी दिशा होगी और कहां पे होगा, सर ये विकीर्ण के अनुदिश बल लगाएगा, मतलब ये वाला कोण भी 45 डिग्री होगा। मतलब कुल मिला के कहानी ऐसी है कि इन दोनों का परिमाणी जो यहां आ रहा है, उसी के अनुदिश ये तीसरा भी आएगा, उसी के अनुदिश ये तीसरा भी आएगा। तो मतलब एक और बल हमें यहां पर मिल रहा है, एक और बल यहां पर मिल रहा है। ये बल कितना होगा, ये बल कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या, हाँ कोशिश करते हैं, ये बल एफ। अच्छा, इसे हम एफ डैश बोल देते हैं अभी के लिए, ना इन्हें एफ बोल दिया, एफ बोल दिया, एफ डैश बोल देते हैं। तो यहां पर यार ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी √2a, ये दूरी कितनी होगी, √2a। विकीर्ण, विकीर्ण कितना होता है, √2a होता है। ठीक है, चल ओके सर। तो अब यहां पर ये एक और बल एफ डैश जो आया, उसका परिमाण कितना लिख सकते हैं, तो एफ डैश का परिमाण लिख सकते हैं हम यहां पर के क्यू क्यू अपॉन में √2a का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, के क्यू क्यू अपॉन में √2a का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर, है ना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो अब ये क्या है बेसिकली, ये देखें सर हम, तो ये F0/2 आ गया है। कितना आ गया, ये F0/2 आ गया। अब एक बार अगले पेज पे जाके हम फिर से इसे बनाते हैं। देखो, तो अब इन सबका परिमाणी क्या हो जाएगा, देखो तो हमें पता चल गया सर कि यहां पर ये दोनों काले वाले हटके एक लाल वाला आ चुका है, और एक और एफ डैश भी आ चुका है। तो हमारे लिए पता चला कि एक आवेश था तो उस पर परिमाणी क्या है, एक आवेश था तो उस पर परिमाणी क्या है, उस पर परिमाणी है सर, एक है √2F0 प्लस एफ डैश, और एफ डैश कितना है, एफ डैश कितना है, एफ डैश जो है सर वो हो जाएगा यहां पर F0/2। एफ डैश कितना हो जाएगा, F0/2। तो बस यही वैल्यूज उठा के रख दिया अब हमने, तो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा परिमाणी बल आ गया। तो परिमाणी बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, इसमें से F0 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा √2 + 1/2 इनटू F0। F0 कितना हो जाएगा, F0 हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर √2 + 1/2। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास परिमाणी बल आ चुका है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सा सवाल है। सवाल में हमारे पास 4 आवेश रखे हुए होते हैं, हमें किसी भी एक आवेश में परिमाणी बल ज्ञात करना है। परिमाणी बल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी एक आवेश पर हमने देखे कि इन दोनों के कारण बल F0 है के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इन दोनों के कारण बल भी F0 है के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इनके मध्य बल जो होगा वो के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2a का स्क्वायर होना चाहिए, जो हम F0/2 लिख सकते हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे F नेट आ जाएगा। तो एक बढ़िया सवाल होता है, हमें इसका आंसर भी याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टैंडर्ड सवाल। क्लियर।
तो मतलब बेसिकली मैं इस सवाल के जरिए आपको ये सिखाना चाहता था कि आपके पास किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है, किसी भी प्रकार का सवाल आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा हमने पढ़ा हुआ है वैसे ही करना है, सारे बल लिखना है KQ² अपॉन में A स्क्वायर से, और उसके बाद में परिमाणी बल निकालना है, और परिमाणी निकालना हमने सीख लिया है ऑलरेडी, सॉरी। चलिए, तो अब हम कहानी को आगे ले जाते हैं, अब हम कहानी को आगे ले जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज समझते हैं जिसे कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो इसका थोड़ा फील लेते हैं हम, है ना, और आगे कहानी को हम और बढ़ाएंगे। ठीक, चल, विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र है एक धनावेश या ऋणावेश, ऋणावेश या एक कोई आवेश का, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ये जो क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, और वो कहां से, यह क्षेत्र जो है वो आवेश से अनंत तक फैला होता है। तो अतः किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल अनुभव करे उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर मान के चलो हमारे पास एक पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पर क्या मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश है, तो ये पॉजिटिव आवेश यहां से लेके कहां तक किसी भी एक आवेश पे बल लगा सकता है। तो सर यहाँ पर ये पॉजिटिव आवेश है, तो सर ये अनंत तक, अगर मैं मान के चलो यहाँ पे मैंने एक आवेश रखा, दूसरा आवेश रखा स्मॉल q, तो क्या ये इस पे बल लगाएगा? बिल्कुल बल लगाएगा। तो यहाँ पर ये जिस एरिया में बल लगा सकता है, जिस क्षेत्र में बल लगा सकता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है कहानी, है ना? मतलब देखो ऐसा कुछ है, क्या हर एक आवेश जो होता है वो दूसरा आवेश हो या ना हो, लेकिन अगर कोई आया उसके चक्कर में तो उस पर बल जरूर लगा देगा। ठीक है, तो वो आवेश जो कैपिटल Q आवेश है, वो कैपिटल Q आवेश का हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? विद्युत क्षेत्र है ना। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। अब ये विद्युत क्षेत्र पढ़ने की जरूरत क्यों है, पहले ये भी समझ लेते हैं छोटे में। क्या होता है बेटा कि अगर मान के चलो हमारे पास कोई भी एक आवेश है ना, अगर मेरे पास यहाँ पर एक आवेश था कैपिटल Q आवेश, तो इसमें से स्मॉल q आवेश जो बल लगाएगा वो आप निकाल पा रहे हो, KQ अपॉन में KQ1 Q2 अपॉन में R² करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई अलग प्रकार की वस्तु होगी, अलग प्रकार की वस्तु होगी, जिससे मेरे पास एक समतल पटल है ना, मतलब मान के चलो मेरे पास ये एक वस्तु है, ये ऐसी एक आवेशित है ना, ये मेरा फोन है भैया, तो ये कैसा? ये आवेशित है, ये आवेशित है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने एक और आवेश रख दिया, तो बताओ इस पे कितना बल लगेगा? तो अब यहाँ पर KQ1 Q2 अपॉन में R² नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते सर? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये बिंदु वस्तु नहीं है। KQ1 Q2 अपॉन में R² किसके लिए लगता है? KQ1 Q2 अपॉन में R² सर बिंदु आवेशों के लिए ही लग सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, चल, तो ये यहाँ पर इसीलिए हमें क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र। तो हम जैसे अभी आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर एक रॉड है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे परिभाषित करते, एक समतल पटल है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे परिभाषित करते। ठीक है, ये सब समझेंगे। अगर हम इसको और थोड़ा आसान शब्दों में फील लेना चाहे तो हम ऐसे फील ले सकते हैं बेटा कि अगर मान के चलो यहाँ पर एक पार्टी में अगर एक सुंदर कन्या आती है ना, एक पार्टी में एक सुंदर कन्या आती है, तो ये सुंदर कन्या अगर एक पार्टी में आती है तो ये पार्टी में जैसे ही आएगी तो भले ही अकेली आए, लेकिन इसके आसपास अपना एक क्षेत्र बन जाएगा, पूरी पार्टी में एक क्षेत्र बन जाएगा, और पूरी पार्टी के लोग जो है वह इसे ही देखेंगे, है ना। पूरी पार्टी के लोग क्या होंगे? केवल इसे ही देखने लग जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये सुंदर कन्या के होने के कारण आसपास उसका एक क्षेत्र बन गया। तो उसी क्षेत्र को अगर वो आवेश होता तो क्या बोलते हैं हम? विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं उसे, है ना। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर चिंटू खड़ा हुआ है, ये चिंटू खड़ा हुआ है, तो चिंटू पर भी बल लगेगा। अगर यहाँ पर बबलू खड़ा हुआ है तो बबलू पर भी बल लगेगा। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पर बबीता है, बबली है, सब सुंदर कन्या को देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो कहानी क्या है, कहानी ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये सुंदर कन्या के होने के कारण इस आसपास वाले क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, वही प्रभाव एक्चुअल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक आवेश होगा, तो एक आवेश के होने के कारण उसके आसपास वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र बोल देंगे, एक विद्युत आवेश का। क्लियर है? छोटी सी बात। अच्छा सर, अब यहाँ पर कहानी भी एक और मजेदार सी, क्या कि यार अगर मान के चलो एक सुंदर कन्या एक पार्टी में आती है तो क्या सब पे बराबर बल लगेगा?
क्या सब बराबर आकर्षित होंगे? क्या सब बराबर देखेंगे? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्या होगा कि सुंदर कन्या के आने के कारण उसका एक क्षेत्र तो बन गया, लेकिन अब चक्कर क्या है कि अगर मान के चलो कोई अकेला है तो हाँ बार बार मुड़ मुड़ के देखेगा, है ना, मुड़ मुड़ के देखेगा। अगर मान के चलो कोई अपनी बीवी के साथ आया हुआ है तो क्या होगा, नहीं देख पाएगा। या अगर मान के चलो यहां पर बबली है तो बबली बोले नहीं मैं ज्यादा सुंदर हूं तो मैं नहीं देख रही ना, वो दूसरी तरफ देखने लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर एक आवेश है तो इस आवेश के होने के कारण इसके आसपास जो क्षेत्र उसे हमने विद्युत क्षेत्र बोला, लेकिन उस विद्युत क्षेत्र में अगर अलग अलग आवेश आएंगे तो उनपे बल अलग अलग लगेगा। क्यों अलग अलग लगेगा? क्योंकि इनका खुद के अंतर्भावना या इनका खुद का आवेश अलग अलग है। तो अगर खुद का आवेश अलग अलग होगा बेटा तो वो जो बल अनुभव करेंगे वो सारे बल भी अलग अलग अनुभव करेंगे। विद्युत क्षेत्र वही है, सुंदर कन्या वही है, लेकिन वो इन सब पे बल अलग अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि खुद का आवेश अलग अलग है ना, खुद के मन की इच्छाएं अलग अलग है। जैसे इसको हम और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं या मैं कुछ बोल रहा हूं, तो अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे होने के कारण अगर मान के चलो या ऐसा समझ सकते हैं कि अगर तुम सब क्लास में बैठे थे, मस्ती मजाक चल रहा था खतरनाक तरीके से, एकदम से मैं आ जाऊं तो क्या होगा, एकदम शांति हो जाएगी क्लास, है ना। जैसे टीचर आएगा एकदम शांति हो जाएगी क्लास में। मतलब क्या हुआ इसका कि मेरे आते ही वहां पर अब मेरा क्षेत्र बन चुका है ना, ये अपुन का राज है ना, ये अपुन का एरिया बन चुका है। तो यहां पर क्या होगा, ये पूरा क्षेत्र बन चुका है। तो उस पूरे क्षेत्र में क्या होगा, मेरे होने के कारण एक विद्युत क्षेत्र, अगर मैं आवेश हूं तो एक विद्युत क्षेत्र बन चुका है। अब क्या होगा, जैसे अगर मान के चलो मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर जैसे हम कोटा में क्लास ले रहे तो वहां पे 350-400 बच्चे बैठे हुए, तो क्या सारे बच्चे, या अगर हम अभी जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है तो क्लास जो है वह अब क्लास में या बैच में 2000 बच्चे हैं, है ना, 2000-2500 के करीब बच्चे हैं। तो सर क्या 2-2500 बच्चों पर सब पे बल बराबर लगेगा क्या? जैसे अगर मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जितना पढ़ा रहा हूं वो मेरा विद्युत क्षेत्र है ना। अब मैं पढ़ा सबको बराबर रहा हूं, लेकिन चक्कर क्या होगा, लेकिन सर चक्कर ये होगा कि कोई ज्यादा नंबर ले आता है, कोई कम नंबर लाता है, कोई बीच में छोड़कर भाग जाता है, कोई नीट क्वालिफाई करके एम्स पहुंच जाता है, कोई एक बढ़िया कॉलेज में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ही होने के कारण सब पे प्रभाव अलग अलग है। लेकिन क्या मैं बदल जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। मेरा तो विद्युत क्षेत्र है, वही मैं वैसे पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे होने के कारण हर एक पे बल अलग अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे विद्युत क्षेत्र के होने के कारण मेरा विद्युत क्षेत्र है ना, ये मेरा है। लेकिन तुम्हारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो डिपेंड करेगा तुम पर भी, है ना। तो जैसे अगर तुम्हारे नंबर बढ़िया आ रहे हैं, मतलब कि वो इम्पैक्ट तुम पर भी पड़ा है। क्या पड़ा है प्रभाव, कि मैं बढ़िया कर रहा हूं लेकिन तुम कितना ज्यादा बढ़िया कर पा रहे हो, तो उसी के मेल जोल से कितना परिमाणी बल आएगा वो पता चलेगा। आगे बात समझ में, है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की कहानी होती है। अच्छा, अब ये विद्युत क्षेत्र निकालते कैसे, तो उसके लिए एक नया पद पढ़ेंगे हम, जिसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, ई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितना बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। एक बार इसको हम थोड़ा सा फील करते हैं, अब समझते हैं। देखो क्या होता है, अब हमें ये निकालना है कि सर आप आए तो आपके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा किसी भी बिंदु पर। तो वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलता है, देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। टेस्ट चार्ज, या उसे हम क्या कहते हैं, एकांक धनावेश। एकांक धनावेश को ही क्या कहते हैं हम, टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होगा, मतलब कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं यार, है ना, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर। अच्छा, टेस्ट चार्ज मतलब क्या, टेस्टिंग करने के लिए, पता करने के लिए, है ना। तो इसका मान कितना होता है, ये हमेशा एकांक धनावेश होता है, +1 कूलम होता है। ये निश्चित है, हाँ ये हमेशा निश्चित है, ये इतना ही होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर एक +Q, कैपिटल Q आवेश है, तो इस कैपिटल Q आवेश के होने के कारण यहाँ पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है। मतलब कि अगर मैं
मैं खड़ा हुआ, मैं कैपिटल क्यू आवेश हूं, तो मेरे से 2 मीटर दूरी पर अगर कोई बच्चा बैठकर पढ़ रहा है तो उस पर बल कितना लगेगा, या अगर वहां पर कोई बैठ जाए, अगर वहां पर कोई बैठ जाए तो उसे कितना ज्ञान मिलेगा, है ना, या वो कितना बल अनुभव कर पाएगा। तो वो किससे पता चलेगा, मेरे विद्युत क्षेत्र से। मेरा विद्युत क्षेत्र कितना है, तो मेरा विद्युत क्षेत्र हम निकाल सकते हैं यहां से। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर 1 कूलम आवेश रख लेंगे, यहां पर क्या कर लेंगे, 1 कूलम +1 कूलम आवेश रख लेंगे, क्यू नॉट को क्या रखेंगे, +1 कूलम। तो अगर मैं +1 कूलम रखूं तो यहां पर बल क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सर के क्यू अपॉन में R² इंटू क्यू नॉट, ये बल है, ये क्या है, बल है। अब क्यू नॉट की वैल्यू कितनी रख दूं मैं, 1 कूलम रख दूं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर F बराबर हो गया के क्यू बटे में R² इंटू 1। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसे ही क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे ना। वैसे बार बार विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूरा नहीं बोलते, हम विद्युत क्षेत्र भी बोल देते हैं। देखो ये कुछ ऐसी कहानी है ना, क्या हुआ इससे क्या मजा आया, कहानी है ना, क्या हुआ इससे क्या मजा आया, इससे ये मजा आया कि मुझसे r दूरी पर अगर एकांक धनावेश रखा होगा, मतलब कि इकाई आवेश रखा होगा, तो उस पर बल कितना लगेगा, उस पे बल लगेगा सर के क्यू अपॉन में R², और उसे हमने क्या बोल दिया, विद्युत क्षेत्र। उसका नाम क्या दे दिया, देखो क्या है विद्युत क्षेत्र। अगर मेरे पास एक धनावेश हो, मतलब कि एकांक धनावेश हो जिसका परिमाण 1 कूलम हो, 1 कूलम का धनावेश अगर रखा हुआ है, तो उस पर कितना बल लग रहा है, उसी बल का नाम मैंने क्या दे दिया, विद्युत क्षेत्र। उसी बल का नाम क्या दे दिया, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसका क्या फायदा मिला, इसका ये फायदा मिला कि मान के चलो अभी यहाँ पे 1 कूलम है, 1 कूलम है, तो 1 कूलम है, तो अगर उसकी जगह 10 कूलम रखा होगा तो मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे विद्युत क्षेत्र पता चल चुका है, मुझे इंटू 10 कर देना है तो बल निकल जाएगा। अरे अगर 1 कूलम की जगह 10 कूलम रखा होता, तो अगर मैंने तुझे विद्युत क्षेत्र बता दिया, विद्युत क्षेत्र क्या है, इकाई आवेश पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, एकांक धनावेश पर जितना बल अनुभव करता है या एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, उसे क्या बोल दिया हमने, विद्युत क्षेत्र बोल दिया। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, क्या इसे हम बोल सकते हैं, बल बटा आवेश, है ना। यहां पर जितना भी आवेश रखा हुआ हो उससे अगर हम बल को डिवाइड कर दे, या देखो अगर मैं ई नॉट क्यू नॉट को इधर ले जाऊं, क्यू नॉट को इधर ले जाऊं, तो क्या बचेगा यहां से, एफ बटे में क्यू नॉट, ये क्या हो गया, के क्यू अपॉन में R²। अभी के क्यू अपॉन में R² क्या है, यही तो विद्युत क्षेत्र बोला हमने। तो ये क्या है, ये ऐसा हो गया है सर कि अगर हमारे पास इकाई धनावेश है तो उसके कारण लगने वाला बल जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, या उस पर लगने वाला बल जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब इसका क्या फायदा मिला, जैसे अगर मान के चलो मैं कोई के क्यू अपॉन में R², अब देख के क्यू अपॉन में R² तो बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बार उसकी वैल्यू आ चुकी है, अगर एक बार उसकी वैल्यू आ चुकी है तो जिंदगी में तो मजा आ जाएगा। कैसे सर, अगर उसकी एक बार वैल्यू आ चुकी है, तो एक बार वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, क्योंकि अपॉन में R²। अब अगर 10 कूलम आवेश होगा इंटू 10 कर लेंगे, 15 कूलम आवेश होगा इंटू 15 कर लेंगे, तो ज्यादा जल्दी हमसे चीजें बनने लगी। देखो ये सीधा ऐसा हिसाब है, देखो ऐसा हिसाब है। मान के चलो तुम किराना दुकान पे गए, ठीक है, किराना दुकान पे गए, तुम्हें शक्कर खरीदना है, चावल खरीदना, आटा खरीदना है, दाल खरीदना है ना, बहुत सारा आइटम खरीदना है। तो वहां पर जो भाव रहता है, मतलब किराना दुकान वाला जो भाव बताता है आपको, वो कैसा बताता है, वो ये बताता है क्या, 300 ग्राम चावल इतने रुपए के है, 300 ग्राम चावल 20 रुपए के है, या वो आपको ऐसा बताएगा कि यार 1.5 किलो अगर दाल लोगे तो 1.5 किलो दाल 150 रुपए की आएगी, या वो ऐसा बताएगा कि यार 2.5 किलो शक्कर का दाम जो है, 2.5 किलो शक्कर का दाम 100 रुपए, ऐसा बताता है, या ऐसा बताता है 1 किलो चावल इतने का, 1 किलो दाल इतने की, 1 किलो शक्कर इतने की, 1 किलो जो भी चाहिए तुम्हें, एक एक का भाव बताया जाता है, या तुम्हें अंडबंड भाव बताते, मतलब 2 किलो का, 2.5 किलो का, 5 किलो का, ऐसा भाव बताते नहीं सर। हमें जो भाव होते हैं या पैकेट भी जो देते हैं, वो पैकेट 1-1 किलो के ज्यादातर बनाए जाते हैं, है ना। अगर कोई ऐसी चीज जैसे जो कम यूज होती है तो ऑब्वियस सी बात है, मिर्ची के 1-1 किलो के नहीं बनाएंगे ना, तो उसके 100 ग्राम की पैकेट बनाए जाते हैं जो कम यूज होती है। लेकिन अगर हम बड़ी चीज देखते हैं जो ज्यादा यूज होती है तो उसके 1-1 किलो के पैकेट बनाए जाते हैं। क्यों, वैसी ही बात ही है क्या, कि अगर मुझे भाव पता करना है किसी भी चीज का, तो भाव में 200 ग्राम का, 400 ग्राम का पता करूंगा, और अगर मेरे को 4 किलो चाहिए, मेरे को 8 किलो चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही करते रह जाएगी ऐसी तो दुनिया पूरी। तो उसके लिए ज्यादा आसान क्या है, ज्यादा आसान क्या है, ज्यादा आसान ये है कि
हम एक एक किलो के भाव पता कर ले। क्या पता कर ले? एक एक किलो का भाव क्या है। तो वैसी ही कहानी यहां पर है बेटा कि हम क्या पता कर रहे हैं कि यहां पर कैपिटल क्यू आवेश है, तो कैपिटल क्यू आवेश के कारण यहां पर अगर एकांक आवेश रखा हुआ है, एकांक धनावेश रखा हुआ है, तो उस पे बल कितना है। ठीक है, अब 1 किलो का भाव पता चल गया। अब मान के चलो 1 किलो शक्कर 40 रुपए की है, अब तुम्हें खरीदना है 3 किलो शक्कर, तो 120 रुपए हो गए, खत्म बात है ना। काहे हम चीजों को मुश्किल बनाए जो आसान हो सकता है। तो वैसे ही बात है। तो विद्युत क्षेत्र बेसिकली कर क्या है, देखो अभी पहले फील लेना है हमें, है ना, फील लेना है, फिर हम और आगे चर्चा कर लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र बेसिकली कर क्या रहा है? विद्युत क्षेत्र जो है बेसिकली वो हमारी समस्याओं को प्रभाव अलग अलग है, लेकिन क्या मैं बदल जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। मेरा तो विद्युत क्षेत्र है, वही मैं वैसे पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे होने के कारण हर एक पे बल अलग अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे विद्युत क्षेत्र के होने के कारण मेरा विद्युत क्षेत्र है ना, ये मेरा है, लेकिन तुम्हारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो डिपेंड करेगा तुम पर भी, है ना। तो जैसे अगर तुम्हारे नंबर बढ़िया आ रहे हैं, मतलब कि वो इम्पैक्ट तुम पर भी पड़ा है। क्या पड़ा है प्रभाव? कि मैं बढ़िया कर रहा हूं, लेकिन तुम कितना ज्यादा बढ़िया कर पा रहे हो, तो उसी के मेल जोल से कितना परिमाणी बल आएगा वो पता चलेगा। आगे बात समझ में, है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की कहानी होती है। अच्छा, अब ये विद्युत क्षेत्र निकालते कैसे? तो उसके लिए एक नया पद पढ़ेंगे हम, जिसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, ई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होता है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितना बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। एक बार इसको हम थोड़ा सा फील करते हैं, समझते हैं। देखो क्या होता है, अब हमें ये निकालना है कि सर आप आए तो आपके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा किसी भी बिंदु पर। तो वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलता है देखो। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। टेस्ट चार्ज, या उसे हम क्या कहते हैं, एकांक धनावेश। एकांक धनावेश को ही क्या कहते हैं हम? टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होगा? मतलब कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं यार, है ना, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर। अच्छा, टेस्ट चार्ज मतलब क्या? टेस्टिंग करने के लिए, पता करने के लिए, है ना। तो इसका मान कितना होता है? ये हमेशा एकांक धनावेश होता है, +1 कूलम होता है। ये निश्चित है, हाँ ये हमेशा निश्चित है, ये इतना ही होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर एक प्लस क्यू, कैपिटल क्यू आवेश है, तो इस कैपिटल क्यू आवेश के होने के कारण यहाँ पर पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है। मतलब कि अगर मैं खड़ा हुआ, मैं कैपिटल क्यू आवेश हूं, तो मेरे से 2 मीटर दूरी पर अगर कोई बच्चा बैठकर पढ़ रहा है, तो उस पर बल कितना लगेगा। या अगर वहां पर कोई बैठ जाए, तो उसे कितना ज्ञान मिलेगा, है ना, या वो कितना बल अनुभव कर पाएगा। तो वो किससे पता चलेगा? मेरे विद्युत क्षेत्र से। मेरा विद्युत क्षेत्र कितना है, तो मेरा विद्युत क्षेत्र हम निकाल सकते हैं। यहां से कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर 1 कूलम आवेश रख लेंगे। यहां पर क्या कर लेंगे? 1 कूलम, +1 कूलम आवेश रख लेंगे। क्यू नॉट को क्या रखेंगे? +1 कूलम। तो अगर मैं +1 कूलम रखूं, तो यहां पर बल क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सर KQ/में R² इंटू क्यू नॉट। ये बल है, ये क्या है? बल है। अब क्यू नॉट की वैल्यू कितनी रख दूं मैं? 1 कूलम रख दूं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर F बराबर हो गया KQ/R² इंटू 1। तो इसे ही हम क्या बोलते? इसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे ना। वैसे बार विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूरा नहीं बोलते हम, विद्युत क्षेत्र भी बोल देते ई। देखो ये कुछ ऐसी कहानी है ना। क्या हुआ, इससे क्या मजा आया? इससे ये मजा आया कि मुझसे R दूरी पर अगर एकांक धनावेश रखा होगा, मतलब कि इकाई आवेश रखा होगा, तो उस पर बल कितना लगेगा? उस पर बल लगेगा सर KQ/R², और उसे हमने क्या बोल दिया? विद्युत क्षेत्र। उसका नाम क्या दे दिया? देखो क्या है विद्युत क्षेत्र? अगर मेरे पास एक धनावेश हो, मतलब कि एकांक धनावेश हो जिसका परिमाण 1 कूलम हो, 1 कूलम का धनावेश अगर रखा हुआ है, तो उस पर कितना बल लग रहा है, उसी बल का नाम मैंने क्या दे दिया? विद्युत क्षेत्र। उसी बल का नाम क्या दे दिया? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसका क्या फायदा मिला? इसका ये फायदा मिला कि मान के चलो अभी यहाँ पे 1 कूलम है, 1 कूलम है, तो 1 कूलम है, तो अगर उसकी जगह 10 कूलम रखा होगा, तो
मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे विद्युत क्षेत्र पता चल चुका है, मुझे इंटू 10 कर देना है तो बल निकल जाएगा। अरे अगर 1 कूलम की जगह 10 कूलम रखा होता तो अगर मैंने तुझे विद्युत क्षेत्र बता दिया, विद्युत क्षेत्र क्या है, इकाई आवेश पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, एकांक धनावेश पर जितना बल अनुभव करता है या एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, उसे क्या बोल दिया हमने, विद्युत क्षेत्र बोल दिया। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, क्या, इसे हम बोल सकते हैं बल बटा आवेश, है ना। यहां पर जितना भी आवेश रखा हुआ हो उससे अगर हम बल को डिवाइड कर दे, या देखो अगर मैं ई नॉट क्यू नॉट को इधर ले जाऊं, क्यू नॉट को इधर ले जाऊं तो क्या बचेगा यहां से, एफ बटे में क्यू नॉट, ये क्या हो गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर क्या है, यही तो विद्युत क्षेत्र बोला हमने। तो ये क्या है, ये ऐसा हो गया है सर कि अगर हमारे पास इकाई धनावेश है तो उसके कारण लगने वाला बल जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, या उस पर लगने वाला बल जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब इसका क्या फायदा मिला, जैसे अगर मान के चलो मैं कोई के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, अब देख के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर तो बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बार उसकी वैल्यू आ चुकी है, अगर एक बार उसकी वैल्यू आ चुकी है तो जिंदगी में तो मजा आ जाएगा। कैसे सर, अगर उसकी एक बार वैल्यू आ चुकी है तो एक बार वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब अगर 10 कूलम आवेश होगा इंटू 10 कर लेंगे, 15 कूलम आवेश होगा इंटू 15 कर लेंगे, तो ज्यादा जल्दी हमसे चीजें बनने लगी। देखो ये सीधा ऐसा हिसाब है, देखो ऐसा हिसाब है। मान के चलो तुम किराना दुकान पे गए, ठीक है, किराना दुकान पे गए, तुम्हें शक्कर खरीदना है, चावल खरीदना, आटा खरीदना है, दाल खरीदना है ना, बहुत सारा आइटम खरीदना है। तो वहां पर जो भाव रहता है, मतलब किराना दुकान वाला जो भाव बताता है आपको, वो कैसा बताता है, वो ये बताता है क्या, 300 ग्राम चावल इतने रुपए के है, 300 ग्राम चावल 20 रुपए के है, या वो आपको ऐसा बताएगा कि यार 1.5 किलो अगर दाल लोगे तो 1.5 किलो दाल 150 रुपए की आएगी, या वो ऐसा बताएगा कि यार 2.5 किलो शक्कर का दाम जो है, 2.5 किलो शक्कर का दाम 100 रुपए, ऐसा बताता है या ऐसा बताता है 1 किलो चावल इतने का, 1 किलो दाल इतने की, 1 किलो शक्कर इतने की, 1 किलो जो भी चाहिए तुम्हें, एक एक का भाव बताया जाता है, या तुम्हें अंडबंड भाव बताते, मतलब 2 किलो का, 2.5 किलो का, 5 किलो का, ऐसा भाव बताते? नहीं सर, हमें जो भाव होते हैं या पैकेट भी जो देते हैं वो पैकेट 1-1 किलो के ज्यादातर बनाए जाते हैं, है ना। अगर कोई ऐसी चीज जैसे जो कम यूज होती है तो ऑब्वियस सी बात है मिर्ची के 1-1 किलो के नहीं बनाएंगे ना, तो उसके 100-100 ग्राम की पैकेट बनाए जाते हैं जो कम यूज होती है। लेकिन अगर हम बड़ी चीज देखते हैं जो ज्यादा यूज होती है तो उसके 1-1 किलो के पैकेट बनाए जाते हैं। क्यों? वैसी ही बात ये है क्या कि अगर मुझे भाव पता करना है किसी भी चीज का, तो भाव में 200 ग्राम का, 400 ग्राम का पता करूंगा, और अगर मेरे को 4 किलो चाहिए, मेरे को 8 किलो चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही करते रह जाएगी ऐसी तो दुनिया पूरी। तो उसके लिए ज्यादा आसान क्या है, ज्यादा आसान क्या है, ज्यादा आसान ये है कि हम 1-1 किलो के भाव पता कर ले। क्या पता कर ले, 1-1 किलो का भाव क्या है। तो वैसी ही कहानी यहां पर है बेटा कि हम क्या पता कर रहे हैं कि यहां पर कैपिटल क्यू आवेश है, तो कैपिटल क्यू आवेश के कारण यहां पर अगर एकांक आवेश रखा हुआ है, एकांक धनावेश रखा हुआ है, तो उस पे बल कितना है, ठीक है। अब 1 किलो का भाव पता चल गया। अब मान के चलो 1 किलो शक्कर 40 रुपए की है, अब तुम्हें खरीदना है 3 किलो शक्कर, तो 120 रुपए हो गए, खत्म बात, है ना। काहे हम चीजों को मुश्किल बनाए जो आसान हो सकता है। तो वैसे ही बात है। तो विद्युत क्षेत्र बेसिकली कर क्या है, देखो अभी पहले फील लेना है हमें, है ना, फील लेना है, फिर हम और आगे चर्चा कर लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र बेसिकली कर क्या है, विद्युत क्षेत्र जो है बेसिकली वो हमारी समस्याओं को आसान बनाएगा। क्या करेगा, आसान बना देगा। तो अब ये बताओ यार, तुम्हें बल निकालना ज्यादा आसान हो गया है विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र अगर पता है तो बल निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट बल निकालने के मुकाबले। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसीलिए हमको विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, और इसीलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता पे इतनी चर्चा भी की जाती है, और इसलिए विद्युत क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अगर एक बार विद्युत क्षेत्र पता चल गया तुम्हें उस जगह पर या उस बिंदु पर, तो तुम किस भी आवेश से आ रहे हो, क्या ही हो रहा हो, तुम्हें मतलब नहीं है। तुम तुम्हारा आवेश रखो वहां पे, विद्युत क्षेत्र इंटू आवेश करो, बल ले जाओ। आया समझ में मतलब क्या कि अगर मान के चलो कि हमारे पास कोई एक आवेश था, आवेश के कारण किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र पता चल गया। अब ये विद्युत क्षेत्र पता चल गया, तो अभी विद्युत क्षेत्र पता है अगर हमें बेटा, तो हम इंटू कितना आवेश रख रहे हैं वो कर देंगे, बल निकल जाएगा। मतलब हमें के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र इंटू क्या कर सकते हैं, देखो अगर बल निकालना तो ये निकलेगा विद्युत क्षेत्र इंटू आवेश, ये डायरेक्ट निकल गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्लियर है? चलो और फील करते ना। देखो अब विद्युत क्षेत्र है क्या, है ना। विद्युत क्षेत्र सर हमें पता चल गया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसको और कैसे फील कर सकते। देखिए अगर मान के चलो
अभी हम दिशा विशा पे भी बातें करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक दो और इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूं तुम्हें। विद्युत क्षेत्र अगर मान के चलो इस बिंदु पर अगर मैंने एक धनावेश रखा, एक पॉजिटिव आवेश रखा, एक पॉजिटिव आवेश अगर इस बिंदु पर रखा हुआ है +1 कूलम, तो ये इन दो एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे, और ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे, बल इस दिशा में लगेगा। ठीक है, बल इस दिशा में लगा, कितना बल लगा उसे ही हमने विद्युत क्षेत्र बोल दिया। अब अगर मैं यहां से ये आवेश हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो तो टेस्ट चार्ज था, तो टेस्टिंग करने के लिए मैं लेकर आया था, तो वहां से मैंने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। मतलब ये 1 कूलम मैंने रखा, टेस्ट कर दिया, अब वहां से मैं आवेश को ले जाऊं, तो अगर मैं फिर भी वहां से आवेश ले गया तो यहां पे मुझे विद्युत क्षेत्र पता चल गया। तो विद्युत क्षेत्र पता चल गया, ई का मान पता चल गया, तो मैं यहां पर अगर और कोई आवेश रखते हैं तो मैं उस पर बल आसानी से निकाल सकता हूं चुटकी बजाकर। ठीक है, इसको हम ऐसा फील करते हैं। देखो, मान के चलो मैं हूं, मेरा विद्युत क्षेत्र है, या सुंदर कन्या, सुंदर कन्या का अपना एक विद्युत क्षेत्र है। अब वो विद्युत क्षेत्र अपने आसपास, वो घर में बैठे, वो कॉलोनी में घूमे, वो मॉल में जाए, वो मंदिर में जाए, कहीं पर भी जाए, लेकिन उसका क्षेत्र जो है वो अपना खुद का है, वो अपना क्षेत्र खुद लेकर साथ में चलेगी। अब अगर तुम उस क्षेत्र में आ गए तो तुम पर बल लग जाएगा, नहीं आए तो तुम पे कोई बल नहीं लगेगा। आगे छोटी सी बात समझ में, मतलब कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र के लिए केवल एक आवेश की आवश्यकता होती है। ध्यान समझने, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। विद्युत क्षेत्र के लिए केवल एक आवेश की आवश्यकता होती है। अगर मैं एक अकेला आवेश हूं तो मेरे आसपास अपना खुद का विद्युत क्षेत्र होगा, वहां पर कोई दूसरा हो या ना हो कोनो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा विद्युत क्षेत्र मेरे होने के कारण ही रहेगा आसपास, उसमें कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। अगर कोई आ जाता है तो फिर दो आवेश की जरूरत पड़ेगी और बल निकलेगा, है ना। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र ई विद्युत क्षेत्र ई लिख रहा हूं, मतलब विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है ना। विद्युत क्षेत्र के लिए एक ही आवेश की आवश्यकता होती है, किंतु बल निकालने के लिए, F निकालने बल निकालने के लिए दो आवेश चाहिए, ठीक है। बल निकालने के लिए कितने आवेश चाहिए? 2 आवेश चाहिए। बाकी बल निकालने के लिए कितने आवेश चाहिए? 2 आवेश चाहिए। बाकी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए केवल एक आवेश से काम चल सकता है ना। एक आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र सेट, है ना। विद्युत क्षेत्र आप निकाल सकते हो उस अकेले आवेश होने के कारण उस पूरे एरिया में, है ना। तो देखो कहानी क्या है, विद्युत क्षेत्र हमें अगर सवालों की बात करें या हम जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे थे तो हम ऐसा बोलते थे ना कि बल निकालो इन दोनों आवेशों के मध्य, या हमको बोलता था इस आवेश पर परिमाणी बल निकालो बाकी सारे आवेश के होने के कारण। अब हमें विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं बोलेगा, विद्युत क्षेत्र में दूसरा आवेश है ही नहीं। विद्युत क्षेत्र में मैं अकेला खड़ा हूं, है ना। अगर मान के चलो तुम रेगिस्तान में अकेले खड़े हो या मैं रेगिस्तान में अकेला खड़ा हुआ हूं, तो वहां पर कोई आवेश हो या ना हो, मेरा विद्युत क्षेत्र है वहां। अगर कोई आ गया तो उस पर बल लग जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर परिभाषित होता है, एक ही आवेश की आवश्यकता होती है, यह बिंदु पर परिभाषित होता है, बिंदु पर होता है, मतलब किसी बिंदु पर होता है। कि अगर मान के चलो मैंने बोला कि यहां से जैसे ये आवेश, तो यहां से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र Q/r² हो जाएगा। आ रही है छोटी सी बात समझ में? मतलब विद्युत क्षेत्र लिखने के लिए मुझे कोई और दूसरे की आवश्यकता नहीं है इस दुनिया में। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता के ऊपर। अब यहां से आगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता के जो सवाल बनेंगे वो सवाल एग्जैक्टली जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, मतलब हमने जैसे बल के सवाल किए थे ना। देखो कुल मिला के बेटा कोई नई बात नहीं है इसमें, मैंने तुम्हें बहुत गजब का फील दिलवा दिया। आवेश के लिए या बल निकालने के लिए 2 आवेश की आवश्यकता थी, वहां से एक आवेश हटा दो
तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र लिख दोगे, और जितने आवेश है उन सबके कारण उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र लिखा जा सकता है। तो सवाल जो है वो एग्जैक्टली जैसे हमारे बल के सवाल थे वैसे के वैसे सवाल यहाँ विद्युत क्षेत्र में भी बनेंगे। जितने सवाल मैंने तुम्हें पीछे करवाए वही के वही सवाल उठकर यहाँ आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसलिए मैंने कुछ सवाल बचा के रखे हुए, यहाँ के लिए अलग टाइप के सवाल कुछ बचाकर रखे हुए जो मैं आपको करवाऊंगा। चलो, तो ये सर हमें पूरा फील आया। अब यहाँ पर हम एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बार एक काम करता हूँ यार, मैं तुम्हें सारी बातें ब्रीफ में बता, मतलब टॉपिक वाइज या हम लाइन बाय लाइन मूव करें, उससे पहले मैं तुम्हें एक बार सब कुछ यहाँ पर लिखवा देता हूँ ना, फिर बाकी पीछे नोट्स में भी लिखा हुआ है वो सब आप वहां से कॉपी कर सकते हो। जैसे सबसे पहली बात, तो इसका मात्रक क्या होगा, है ना। मुझे उम्मीद है पूरा फील आ चुका है सबको। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा बल बटे में आवेश। कमेंट्स में आग नहीं लगी है भैया, बोलना थोड़ी ना पड़ेगा बार बार। बल बटा आवेश, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा सर, बल होता है न्यूटन बटे में कूलम, या न्यूटन प्रति कूलम, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसे, या न्यूटन कूलम की पावर -1। अच्छा, अगर आप आगे चलकर, मतलब जैसे अभी हमने विभव पढ़ेंगे आगे चलकर, या अगर आपने कक्षा 10वीं पढ़ी तो कक्षा 10वीं में आपने विद्युत विभव पढ़ा होगा। विद्युत विभव का एक मात्रक पढ़ा होगा वोल्ट। क्या पढ़ा होगा? वोल्ट। तो वैसे ही यहां पर हम चाहे तो विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वोल्ट प्रति मीटर। ये भी क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर भी जो होता है वो विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक होता है, V बटे में M। क्लियर है बेटा? V बटे में M या वोल्ट प्रति मीटर जो होगा वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा। जैसे हमने ये कूलम प्रति मीटर का, ये अपनी संबंध में आगे जाके पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको कई सवाल में वोल्ट प्रति मीटर दिखता है तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो भी विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक होगा। अच्छा, चलो सर आगे बढ़ते। इसकी विमा क्या होगी? विमा, तो विमा क्या होगी? विमा निकालना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हमें बल की विमा पता है, ml t-2 अपॉन में आवेश। आवेश हो गया at, तो इसकी विमा कितनी आ गई सर? ये विमा आ गई ml t-3 a-1। ठीक है, क्यों? कि t-2 है, ये 1 है, तो ये ऊपर जाएगा -2 -1 हो जाएगा, तो -3 बचेगा। ये विमा किसकी आ गई? ये विद्युत क्षेत्र की विमा आ गई। तो विद्युत क्षेत्र के लिए हमें छोटी छोटी सी बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब सर हमारे लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी ना, दिशा क्या होगी? मतलब जैसे अगर मान के चलो मुझे कभी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है, तो दिशा में हमारे पास अगर मान के चलो, अच्छा दिशा प्राप्त करने के लिए, है ना, दिशा प्राप्त, अच्छा दिशा से पहले और रुक जाओ, दिशा से पहले ये बताओ दिशा कब निकलती है? तो ये कैसी राशि है? कैसी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है? दिशा निकालने चले थे ना, हाँ, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि, वैसे कॉमन सेंस की बात है, हमने सीधे ही बता दिया। चलो देखो, सदिश राशि है। कैसे सदिश राशि हो गया सर? विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र है बल बटे में आवेश। ठीक है, तो बल कैसी राशि है? बल है सर, बल है कौन सी राशि? बल है सदिश राशि। तो यहाँ बल बटे में आवेश, तो मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि होगा। क्यों? क्योंकि जो बल की दिशा होगी वही दिशा किसकी हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। क्लियर? एक बार हम निकालने की कोशिश करते हैं अब ये दिशा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? अगर मान के चलो हमारे पास एक धनावेश है, कैसा है? धनावेश है। तो धनावेश में क्या होता है सर? धनावेश में हमारे पास एक पॉजिटिव, धनावेश मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव आवेश है। अच्छा, अब एक कैपिटल Q पॉजिटिव आवेश है। अब इससे अगर मैंने मान के चलो किसी स्मॉलर दूरी पर एक पॉजिटिव, देखो ये का क्यों रखता हूं मैं? टेस्टिंग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, दिशा वगैरह निकालने के, परिमाण निकालने के, फिर इसको कर देंगे टाटा बाय बाय, तू निकल ले। तो एक एक कूलम आवेश, वो रखा हो ना रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पे जो बल है वही विद्युत क्षेत्र के बराबर। ठीक है, तो उसे रखा भी रहने तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक कूलम आवेश रखा हुआ है, एक कूलम आवेश रखा हुआ है, तो इस एक कूलम आवेश पर बल किस तरफ लगेगा ये बताओ? ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश, तो सर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहां पर बल बाहर की तरफ हो गया। बल बाहर की तरफ हो गया मतलब यहां से r दूरी पर अगर मैंने एक P बिंदु लिया तो उस पर विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ हो जाएगा। कहीं पर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर भी ले लो, ये दूर की तरफ होगा, यहां पर भी लोगे तो ये दूर की तरफ होगा, यहां पर भी लोगे तो दूर की तरफ होगा। मतलब पॉजिटिव आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होता है वह पॉजिटिव आवेश से दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र होता है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव आवेश धनावेश से
धनावेश से विद्युत क्षेत्र, धनावेश से पॉजिटिव आवेश से ई दूर की तरफ होता है। क्या होता है? दूर की तरफ होता है, ये ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? चलो, दूर की तरफ मतलब उससे बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। अच्छा, ये ऐसा भी लिख लो, दूर अगर अच्छा नहीं लगता तो बाहर भी लिख सकते हो, बाहर की तरफ होता है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव आवेश है, तो सर नेगेटिव आवेश तो टेस्ट चार्ज कैसे रखना है? अभी भी पॉजिटिव रखना है। हाँ, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। टेस्टिंग में ऐसा थोड़ा ना करते कि इसके लिए टेस्टिंग अलग करेंगे, इसके लिए टेस्टिंग अलग करेंगे। टेस्ट करना है तो सबका समान ही होगा टेस्ट तो सब। तो यहां पर यह अगर पॉजिटिव 1 कूलम आवेश है तो इस पे बल जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। बल अंदर की तरफ है इकाई आवेश पर, मतलब उसी की बल की दिशा ही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है। आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है तो ये लिख लो, +1 कूलम या एकांक धनावेश पर बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहां पर बल कहां लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। यहां पर बल कहां लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। तो ये +1 कूलम पर बल अंदर की तरफ लग रहा है। +1 कूलम पर बल अंदर की तरफ लग रहा है। तो यहां पर ये, अच्छा ऊपर नहीं, जरूरी नहीं ऊपर ही, नीचे भी है ना, हर जगह विद्युत क्षेत्र। अब हम +1 कूलम को हटा देते क्योंकि अब हमें फील आ गया कि सर +1 कूलम को ही हम क्या बोल सकते हैं? विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह अंदर की तरफ आ जाएगी, कि यहां आएगी अंदर की तरफ। तो यहां पे लिख सकते हैं धनावेश या ऋणावेश से अंदर की तरफ ई की दिशा होगी। क्लियर? ई की दिशा कहां होगी? अंदर की तरफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। बल, विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध, ये तो हमने ऑलरेडी पता कर लिया। F बराबर क्या था? E बटे में Q, या हम ऐसा लिख सकते हैं जाने जाना ढूंढ तुझे दीवाना। हाँ, अरे E बराबर F बटा Q होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हम कह सकते हैं Q इंटू E बराबर हो गया F। तो जैसे चुटकू से सवाल आ सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल क्या कि अगर हमारे पास कोई एक आवेश है, हमें बोला क्वेश्चन में कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर बल यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर E का मान 5 न्यूटन प्रति कूलम है। अरे तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल, मतलब उसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? जहां पर E का मान जो है वो 5 न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है, चल तो अब हम यहां पर कैसे निकाल सकते हैं इसका आंसर? हल कैसे कर सकते हैं? इसका हल करेंगे हम, यहां पर हम लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा F बराबर Q इंटू ई। F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो हम इसे E भी लिख सकते हैं, स्मॉल e इंटू ई। आई बात समझ में? क्या देखो, क्या समझना था हमें? यहां पर हमें यह समझना है सर कि यहां पर अगर हमारे पास है ना, अगर हमारे पास यहां पर यह एक ई क्या है? एक आवेश है। तो क्यू आवेश था, तो ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमें स्मॉल ई से भी चिन्हित कर सकते हैं। तो ये बल क्या हो जाएगा? ये बल का मान हम ई इंटू ई भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हम सॉल्व कर देते हैं। ये होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 5 80, 8 मतलब 8.0 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये बल लगेगा। तो ऐसे चुटकू से सवाल हमसे बनने चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं।
है ना। अब इसमें एक और छोटी सी बात होती है यार कि बल की दिशा क्या होगी, है ना। बल की दिशा, बल की दिशा मतलब बल तो लग रहा है, बल तो लग रहा है, लेकिन बल की दिशा क्या होगी, मतलब बल किस दिशा में लगेगा। जैसे अभी अगर आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं रखा, वैसे मेरे को यहाँ पे रखना चाहिए इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन मैं एक्चुअल में दिशा निकालना तुम्हें अलग से सिखाना चाहता हूँ। देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया, फिजिक्स पढ़ाने का ये अपन का स्टाइल है ना, और ये सबसे खतरनाक बेहतरीन स्टाइल है क्या कि दिशा अलग देखो परिमाण अलग देखो, दोनों को साथ में देखोगे तो उलझ जाओगे। तो अगर अब हमने अभी क्या देख लिया, अभी हमने सर हमने देख लिया यहाँ से हमने यहाँ से परिमाण देख लिया, है ना। अरे चलो बताओ यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, बताओ क्या गलत लिखा है, न्यूटन आएगा ना, बल है। चलो ओके, तो यहां पर बल की दिशा क्या होती है, देखो अगर मान के चलो यहां पर विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, वैसे ये विद्युत बल रेखाएं बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, विद्युत बल रेखाएं बना रहा हूं। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरफ है सर, एक दूसरे के समांतर कैसे भी, बस अब हम आगे चल पढ़ेंगे। यहां से मान के चलो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ये ई है, ई इस दिशा में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पॉजिटिव आवेश रहा होगा, इससे दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र है, इससे दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र है। अच्छा अब अगर मैंने यहां पर एक धनावेश को छोड़ दिया, धनावेश को छोड़ दिया, तो ये बताओ किस तरफ भागेगा, किस तरफ भागेगा, कैसे पता करेंगे। देखो यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आवेश रहा होगा जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस तरफ है। तो अगर ये एक पॉजिटिव आवेश छोड़ा जाए तो सर ये पॉजिटिव से प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा, तो इसमें बल किस तरफ लगेगा, सर इसमें बल इस दिशा में लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश है, उस पॉजिटिव आवेश को अगर मैं एक दूसरे पॉजिटिव आवेश के करीब रख दूंगा तो क्या होगा, वो तो दूर भागेगा। तो इसीलिए इस पे बल इस तरफ, देखो यही तो आगे पीछे यही तो पढ़ा था हमने कि ये पॉजिटिव आवेश पे बल कहां लग रहा है, धनावेश पे बल कहां लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो कितना भी आवेश रखो इस पे बल हमेशा दूर की तरफ लगेगा। यहाँ पे इसी प्रकार से कितना भी आवेश रखो बल इसकी तरफ ही लगेगा। आगे बात समझ में, क्या किसकी तरफ, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव आवेश रख दिया, नेगेटिव आवेश, तो इस पे बल कहां लगेगा, इस तरफ लगेगा। क्लियर है कहानी। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम यह लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में ई में पॉजिटिव आवेश पर, पॉजिटिव या धनावेश पर बल ई की दिशा में होता है, ई की दिशा में होता है, और ई में नेगेटिव आवेश पर बल, ई में नेगेटिव आवेश पर बल, नेगेटिव आवेश पर बल ई की विपरीत दिशा में, ई की विपरीत दिशा में होता है, ई की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए, किस कंडीशन में ई की दिशा में बल होगा और किस कंडीशन में ई की विपरीत दिशा में ना। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर अभी यहाँ पे बोला नहीं है ना कि ये नेगेटिव आवेश जो है वो विद्युत, अगर नेगेटिव आवेश जो है वह विद्युत क्षेत्र किस दिशा में, अगर विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा तो नेगेटिव आवेश अगर रखा है तो जैसे ही छोड़ेंगे वो इस तरफ भागेगा विपरीत दिशा में। अगर पॉजिटिव आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही भागता है हमेशा। चलो ओके, विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण, अगली इंपॉर्टेंट सी बात। क्या विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बल का अध्यारोपण समझा था ना, वैसे विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण क्या हमने देखा था कि सर अगर हमारे पास कोई भी एक आवेश रखा हुआ है तो इस आवेश पर इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, हर जगह से इस आवेश पर बल लग रहा है। तो अगर हर जगह से उस आवेश पर बल लग रहा है तो परिमाणी बल कैसे निकाले सर, परिमाणी बल कैसे निकाले सर, तो परिमाणी बल कैसे निकलता था, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 का सदिश योग। तो वैसे ही बेटा हम यहाँ पे भी करेंगे कि विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण क्या कहता है कि अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ मेरे पास प्लस Q1 आवेश है, इसी प्रकार से प्लस Q2 आवेश है, इसी प्रकार से प्लस Q3 आवेश है, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे आवेश है।
तो अगर मान के चलो मेरे पास कोई भी एक बिंदु है, मेरे पास कोई भी एक बिंदु है, तो इस बिंदु पर क्या होगा बेटा, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आवेश है तो उससे दूर की तरफ होगी। तो इसे मैं E1 बोलता हूं। कितना होगा मुझे नहीं पता करना है, मुझे पता नहीं करना है कितना, बस मैं बोल रहा हूं E1 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसी बिंदु P पर क्या हो रहा है, इसी प्रकार से इसी बिंदु P पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र देखूं तो वो E2 इस तरफ होगा। इसी प्रकार से इस बिंदु P पर, ये बिंदु P है, P कौन है, P फॉर पालीवाल, बहुत बढ़िया। पालीवाल कौन? अरे भैया हमारा नाम है शुभम पालीवाल, इसलिए हमने P लिख दिया। तुम्हारा जो नाम आता हो तुम वो लिख दो, मेरे को कोई समस्या नहीं। चलिए, तो P पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे? P पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र, परिमाणी ई नेट कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम बल में सदिश योग सीखे थे, वैसे हमको यहां पर भी सबका सदिश योग करना होगा। क्या करना होगा? सबका सदिश योग करना होगा। तो जैसे हमने बल में सदिश योग सीखा बेटा, वैसा का वैसा सदिश योग हम यहां पर भी कर सकते हैं। E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डैश 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 टिल En। तो इन सबका सदिश योग हमारा आंसर आ जाता। तो नॉर्मल सी बात है, हम सदिश योग जैसे अभी तक करते आ रहे थे वैसा का वैसा करना होगा हमें। जैसे हमने बल में सीखा था वैसा का वैसा हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्लियर है? चल ओके सर, बहुत खूबसूरत सी बात, बहुत मजा आ रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सी बात है। जैसे अभी मैंने जो सब कुछ बताया तुम्हें, वो पॉइंट वाइज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख कर लाया हूं, ताकि आप इसे बढ़िया तरीके से कॉपी में वर्ड्स के रूप में लिख ले। यह सदिश राशि है ना। क्या क्या और इंपॉर्टेंट से गुण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के? सदिश राशि है, इसकी दिशा धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा के समान होती है ना। धनात्मक आवेश पे जो बल की दिशा होगी वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगली इंपॉर्टेंट सी बात, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इससे दूर, जबकि ऋणात्मक आवेश के कारण सदैव इसकी और होती है। कहां होती है? इसकी और विद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार से ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन प्रतिकूलम होगा और इसका विमीय सूत्र ML-T-3A-1 होगा। ओके, इसी प्रकार से क्या होगा? धनात्मक आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, ऋणावेश पर विपरीत दिशा में होता है ना। धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और ऋणावेश पर विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, और यहाँ पे सूत्र क्या लिखेंगे? F बराबर होगा Q इंटू ई के। अच्छा, यह अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है, जैसा भी हमने आपको बताया। परिमाणी निकाल सकते हैं हम किसी बिंदु पर। देख ध्यान से आ जाना है, किसी बिंदु पर। देख क्या लिखा हुआ है, बिंदु पर। ये सब किस पे बात करेगा? बिंदु पर बात करेगा। किसी बिंदु पर किसी आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेशों के कारण तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। प्रत्येक मतलब अलग अलग। हिंदी में लिख लो भैया सर, जे भी तो हिंदी है, अलग अलग है ना। चल ओके, तो ये सब कुछ इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मतलब लिख लो कॉपी में, स्क्रीनशॉट होगा नहीं। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे और भी कुछ बातें करना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हमने कर ली। अब हमें देखना है आवेशित कणों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब देखो हमें करना क्या है बेसिकली, है ना। आपको एक बार झलक दिखला जा वाला प्रोग्राम बताता हूं। हमें क्या करना है, हमें अब हमारे पास अलग अलग आवेश है, तो उन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे हम। ठीक है, जैसे दो आवेशित कणों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखेंगे, उस पर आधारित कुछ सवाल करेंगे हम। फिर उसके बाद में हमारे पास और भी ऐसे कुछ बहुत सारे सवाल हम करते रहेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास आवेश का वितरण पढ़ेंगे। मतलब देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल बेसिक पे जा रहे हैं फिर से, है ना। और हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो इकाई आवेश होते, इकाई धनावेश होते हैं, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा या परिमाणी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो सब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास अगर बड़ी वस्तु होंगी तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो भी देखेंगे। ठीक है, चल तो अभी अगर मेरे पास आवेशित कणों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखूं, तो अगर मेरे पास एक आवेशित कण है ना, मेरे पास क्या एक बिंदु कण है, बिंदु कण,
बिंदु कण, अब बिंदु कण पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी के लिए मैंने माना कि एक मेरे पास पॉजिटिव बिंदु कण है, तो इस पॉजिटिव बिंदु कण के कारण किसी भी बिंदु P कितना दूर है, r दूरी पर। मुझे नहीं पता कि ये कितना है, बस मेरे को ये पता है कि ये q आवेश है और ये r कुछ भी हो सकता है, P यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो इस r पर, r दूरी पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है, तो अभी हमने देखो, हमने पॉजिटिव आवेश के कारण तो पता कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव आवेश के कारण तो पता कर ही लिया, क्या, KQ/r²। तो यहाँ पे धनावेश रखेंगे तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे EP। क्या बोलेंगे, EP, विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर। अगर आपको EP बोलना अच्छा नहीं लगता तो आप केवल EB बोल सकते हो और इसको लिख दो, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर E, ये क्या होगा, KQ/r²। बिल्कुल आसान सी बात। इसकी दिशा क्या होगी, दिशा होगी P से, मतलब Q से दूर की तरफ। अच्छा, इसका ग्राफ रूप भी बन सकता है। और सर ग्राफ आ गए क्या, हाँ है ना। यहाँ पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और R के मध्य हम ग्राफ बना सकते हैं। कैसा ग्राफ बनेगा, चलो भैया बताओ। विद्युत क्षेत्र और R, तो विद्युत क्षेत्र और R सर एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती है ना, ऊपर नीचे है। तो जब भी ऊपर नीचे होता है तो ग्राफ क्या बनता है, अति परवलय बनता है। क्या बनता है, हाइपरबोला या अति परवलय। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सी बात है बिंदु कण के कारण। अच्छा, अब अगर यहां पर मेरे पास एक, ये कैसा था, धनावेश था। अगर मेरे पास ऋणावेश होगा तो क्या होगा, ऋणावेश। तो ऋणावेश होगा सर, तो P बिंदु पर अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वो अब विद्युत क्षेत्र जो है वो अब उल्टी दिशा में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो इस दिशा में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव आवेश है। दूरी अभी भी हमने R ही मानी है, दूरी हमने R ही मानी है। तो ये क्या हो गया सर, ये P बिंदु पर कैपिटल Q प्लस Q से दूर की तरफ माइनस Q की तरफ होगा, माइनस Q की तरफ होगा। तो कितना होगा सर, पता कर लेते हैं। तो फिर से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, ये हो जाएगा KQ/r²। अच्छा, अब दो बातें हैं क्या, आप या तो यहां नेगेटिव लगा लो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं यहां नेगेटिव ना लगाओ, है ना। अगर आपने यहाँ पे देखो सदिश लगाया तो यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे हमें ये बताना होगा ये R की विपरीत दिशा में है। किसकी, R की विपरीत दिशा में है। या अगर आप केवल परिमाण लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, परिमाण, तो हम 99% टाइम्स परिमाण ही लिखेंगे, 99.99% टाइम्स हम परिमाण ही लिखेंगे और दिशा कॉमन सेंस से सोच लेंगे। जैसे इसकी दिशा क्या होगी, दिशा Q की ओर होगी, Q की ओर, E की दिशा है ना, E की दिशा Q की ओर होगी। इसमें E की दिशा Q से दूर की तरफ होगी हर एक बिंदु पर। तो इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा अभी मैंने तुम्हें पिछली क्लासेस में कूलम का नियम समझाया था, उस पर क्वेश्चंस करवाते थे, तो उसमें मैं तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव आवेश नहीं रखता था। नेगेटिव आवेश होता था तो भी मैं KQQ/r² ही फॉर्मूला रखता था, या KQ1Q/r² ही फॉर्मूला रखता था। क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाओ कि सर नेगेटिव रखना है, दिशा अलग लेनी है, या देखो क्या होता है, ये मैं क्यों नहीं चाहता तुम लोगों से, क्योंकि बहुत बार क्या होगा आगे चल के बच्चा क्या करेगा, यहां दिशा इधर बना देगा और यहां नेगेटिव भी रख लेगा परिमाण में। अब जब जोड़ने की बारी आएगी या इसको सॉल्व करने की बारी आएगी तो तुमने ऑलरेडी दिशा, आप इन दोनों को जोड़ो, तो तुमने ऑलरेडी इसकी दिशा भी नेगेटिव बोल दी है, इसको भी नेगेटिव कर दिया। तो जब जोड़ोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर, अगर कॉमन सेंस की बात है, क्या कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान के चलो यहां पर मेरे पास, ध्यान समझना है ना, वैसे यही चर्चा अब आगे करने वाले, यहां मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, और मेरे पास यहां पर भी एक और पॉजिटिव आवेश है। तो अगर मैं इस बिंदु पर परिमाणी पूछूं तुमसे तो क्या होगा सर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर, इस पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, तो नेट क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, लेकिन अगर तुमने यहां पर एक नेगेटिव रख लिया होता, तो यहां पर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले के कारण विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ, नेगेटिव वाले के कारण उसकी तरफ, तो ये जुड़ेंगे, परिमाणी शून्य नहीं आएगा। तो इस कंडीशन परिमाणी शून्य नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने यहां भी नेगेटिव रख लिया, दिशा भी उल्टी बनाई है, तो अगर तुम उसको जोड़ने जाओगे तो नेट शून्य कर देगा। क्यों, जैसे तुमने करा, इसके कारण सर ये R दूरी थी, ये दूरी भी R थी, तो तुमने सोचा कि सर यहाँ पे पॉजिटिव वाले के कारण विद्युत क्षेत्र है। देखो मैं क्या करा, चालाकी,
ई के नीचे प्लस बना दिया ताकि मुझे ध्यान रखे पॉजिटिव वाले कारण विद्युत क्षेत्र है। के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लिखा और तुमने नेगेटिव वाले के कारण क्या लिख लिया, माइनस के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब तुम इन दोनों को जोड़े तो सर जोड़े तो नेट निकाला, नेट निकालना तो जोड़ना है तो शून्य आ गया सर, लेकिन ये गलत हो गया बेटे। आई बात समझो, तो इसलिए हम कभी यहां नेगेटिव नहीं रखेंगे। ऐसे हमने कूलम के नियम में भी करा था, कूलम के नियम में भी हमने कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रखा। मैं कभी भी सूत्र में नेगेटिव साइन अंदर नहीं रखता, रखता ही नहीं मैं। तुम भी ना कंफ्यूज हो, हम भी ना कंफ्यूज हो, तुम भी खुश हम भी खुश। सर ये देखना है कि ये जुड़ रहे तो हाँ सर ये परिमाण परिमाण लिखो जोड़ दो, घट रहे तो परिमाण परिमाण लिखो घटा दो। तुम्हारी जिंदगी आसान, सबकी जिंदगी आसान। मतलब चल, तो ये जो हमने कार्यक्रम शुरू किया इसको हम देखना होगा दो आवेशित कणों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखो अब दो आवेशों के कारण हमने परिमाणी बल वगैरह लिखना सीखा था, तो वैसे ही कर रहे हैं अब हमें दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखना सीखना है। कैसे लिखेंगे देखो, मान के चलो हमारे पास यहां पर एक पॉजिटिव आवेश है। अभी वैसे मैंने एक सवाल तो वहां पे करवा दिया तुम्हें ऑलरेडी है ना, फिर से कर रहे थे। ये आवेश Q1 है, ये प्लस आवेश, ये आवेश Q2 है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखने का बोलूं तो क्या करोगे, KQ अपॉन में आर स्क्वायर, और उसके बाद में हमें क्या करना होगा, उनका सदिश योग दिशा देखकर करना होगा। तो देखो दो आवेश होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। दो आवेश अगर सीधी सरल रेखा पर रखे हुए होते तो उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस या कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है सर, क्योंकि इसमें सीधे या तो जुड़ेंगे या घटेंगे, इसमें कोई 90 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री या 60 डिग्री का चक्कर नहीं। जैसे 180 होगा या शून्य होगा तो होगा, नहीं होगा तो खत्म। तो यहां पर अब हमें पता करना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर बोल सकते हैं हमें, ठीक है। तो अब हमें अभी दो आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर रहे हैं, तो हम वैसे ही पता कर लेंगे। हम पहले ये देखना चाहते हैं कि कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है ना। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई की तीव्रता शून्य कहां होगी, हमें पहले सवाल में पता करना है। ई नेट शून्य कहां होगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, क्या ये कुछ करा सा लग रहा है? हाँ सर, अगर हमने ये वाला बिंदु देखा, इस बिंदु पर यहां पर कोई एक बिंदु बनाया, ये बिंदु बनाया, तो ये बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, तो सर ये Q1 के कारण प्लस आवेश है तो उसके कारण दूर की तरफ होगी। ये Q2 क्या है, Q2 भी प्लस आवेश है तो उसके कारण भी दूर की तरफ ही होगी। तो नेट क्या हो गया, नेट दोनों दूर की तरफ हो गए। तो नेट अगर दोनों दूर की तरफ हो गए तो दोनों तो जुड़ जाएंगे, घटने वाले नहीं है। नेट शून्य नहीं हो सकता। अच्छा देखो, जिन्होंने पुरानी क्लास पढ़ी ना उनको अब आने वाली 10-15 मिनट तक ऐसे लगेगा, ये तो पढ़ाया था, ये भी तो बताया था, ये भी तो बताया था, अरे ये तो ऐसे ही होगा सर ये तो हमें आता है ना, ऐसे मन में चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं वही वाली बातें मैं कल आवेश मतलब परसों की क्लास में जब हमने करा था, कल परसों की क्लास में तो हमने उसमें आवेश रखा था, आज आवेश नहीं रख रहे, बस कहानी खत्म हो गई, ठीक है। हमें विद्युत क्षेत्र सीधे सीधे देखना, तो ये E1 होगा, ये E2 होगा, ये दोनों इस तरफ आएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहां पर भी क्या होगा, सिर्फ प्लस वाले के कारण दूर की तरफ होगा, इस प्लस के कारण भी दूर की तरफ होगा। तो एक E1 होगा, एक E2 होगा, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो नेट तो शून्य नहीं आ सकता। यहां पर क्या हो सकता है, सर E का पॉजिटिव का कारण E तरफ होएगा E1 और एक तो और Q2 चार्ज, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा सर। तो क्या हो गया यहां पर सर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो नेट शून्य आने के चांस बनते हैं। तो यहां पर क्या होगा सर, अच्छा ये दूरी कितनी मानेंगे R, ये दूरी कितनी मानेंगे X। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि Q1 से X दूरी पर E नेट शून्य है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये शून्य है तो यहां पर E1 का परिमाण और E2 का परिमाण आपस में बराबर होने चाहिए। परिमाण आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिख रहा है, नंगी आंखों से दिख रहा है कि सर ये घटेंगे, ये अल्टीमेटली माइनस होगा, जीरो आएगा, ये जुड़ेंगे, ये भी जुड़ेंगे सर। लेकिन E1 E2 की वैल्यू अगर आप यहां पर रखते हो तो ये घट जाएंगे और अल्टीमेटली शून्य बना देंगे। कब बना देंगे, अगर इन दोनों के परिमाण अनुसार यह परिमाण दोनों के बराबर हो जाए। तो परिमाण अनुसार E1 क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे सर ये Q1 बटे में X का स्क्वायर। हाँ आंसर बताना चाहते हो क्या, चलो कमेंट कर दो इसका आंसर क्या आएगा, Q2 अपॉन में, अच्छा ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा,
ये दूरी हो जाएगी सर r माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर। क्यों? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर मतलब कि ये दूरी अब x है तो x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, के क्यू अपॉन में r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाता, यहाँ पर सर ये के से क्या कट गया है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया कितना आ गया, ये हो जाएगा सर Q1। मैं सीधे आंसर लिख दूं क्या यार? वही आएगा जो पीछे पड़ा था, Q1 अपॉन में Q2 बराबर होगा x का स्क्वायर अपॉन में r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इस तरफ वर्गमूल ले लेते, तो ये हो जाएगा अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q2 बराबर होगा x अपॉन में r माइनस एक्स। वर्गमूल ले लिया, सब पे वर्गमूल ले लिया, एग्जैक्ट वही कर रहा हूं जो मैंने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सर, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट Q1 इंटू आर माइनस एक्स इंटू Q1 बराबर होगा x अंडर रूट Q2। अब इस x को उधर ले जाओ तो जाएगा r अंडर रूट Q1 अपॉन में उधर जाएगा तो अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 बाहर आ जाएगा। नहीं आया सर मेरे को, तो देख बेटा ये उधर जाएगा, ये कैसे हुआ, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा x अंडर रूट Q2 प्लस x अंडर रूट Q1। अब इस पूरे में से x बाहर दिख रहा है तुम्हें, x बाहर दिख रहा है तो क्या बचेगा, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 जो नीचे आ गया इस तरफ, तो अल्टीमेटली क्या बचा, x की वैल्यू बची, कितनी बची सर x की वैल्यू, r अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस Q2। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ये एग्जैक्ट वैसा का वैसा किया हुआ है जैसा मैंने पिछली क्लास में भी करा हुआ था, पहले भी किया हुआ था। ठीक है, तब बल के लिए निकाला था, बल में क्या हुआ था, वहां पे एक आवेश रखा हुआ था स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू आवेश रखा था, तो वो याद करो वहां पे स्मॉल क्यू कट गया था, बस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो वो है ही नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से अब मैं क्या और भी सवाल सीधे सीधे कर दूं क्या तुम्हारे लिए, जैसे यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश रखा, माइनस Q1 आवेश रखा, यहाँ पर माइनस Q2 आवेश रखा, तो क्या होगा ये बताओ। अगर मैंने एक आवेश माइनस Q1 रखा, एक आवेश माइनस Q2 रखा, तो क्या होगा गुरुजी, यहाँ पर बेटे बता क्या होगा। तो सर यहाँ पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र देखूंगा, कहानी वही है, Q1 के कारण इसकी तरफ होगा, Q2 के कारण भी इसी तरफ होगा, तो परिमाणी शून्य नहीं हो सकता। यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र इसी तरफ होगा, परिमाणी शून्य नहीं हो सकता। अब क्या होगा सर, बीच में किसी बिंदु पर देखते हैं, इन दोनों के मध्य दूरी r है, तो यहाँ पर अगर हमने बोला सर ये नेगेटिव आवेश है, ये भी नेगेटिव आवेश है, तो इसके कारण इसकी तरफ E1 आ जाएगा, और इसके कारण इसकी तरफ E2 आ जाएगा। देखो दिशा बदल गई, इधर E2 था, इधर E1 था, इधर E1 होगा, इधर E2 का, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आवेश आ चुके दोनों में। लेकिन सॉल्व करने पर वही आएगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर ये दूरी x है, ये दूरी फिर से r माइनस एक्स होगी। पूरा सॉल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन तो यही होगा, E1 और E2 का परिमाण बराबर करना है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा r अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अगर तुम्हें ये चमकता है तो मुझे उम्मीद है कि अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चे ऐसे बता देंगे, कह रहे सर रुक जाओ, हम बताते हैं आप आगे क्या करने वाले हो। आप करने वाले हो यहां पर एक पॉजिटिव आवेश Q1, यहां पर एक नेगेटिव आवेश Q2, और अब आप बोलोगे कि यहां पर Q2 का परिमाण Q1 से अधिक है। तो हमने आपको ये बात समझाई थी कि सर अगर आपको प्यार बराबर करना हो, है ना, अब क्या विद्युत क्षेत्र बराबर करना है, तो जो ज्यादा प्यार कर रहा है उससे दूर चले जाओ, और जो कम कर रहा है उसके पास रह जाओ, तो दोनों का परिमाण देख, जैसे जैसे दूर जाएंगे, तो कॉमन सेंस की बात है सर कि जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम r बढ़ा रहे हैं तो E का मान घटते जा रहा है, r बढ़ा रहे हैं तो E घटते जा रहा है, विद्युत क्षेत्र कमजोर पड़ते जा रहा है। तो वही वाली बात है, तो अगर Q2 बड़ा है Q1 से, Q2 बड़ा है Q1 से, तो विद्युत क्षेत्र अगर हम बीच वाले क्षेत्र में देखेंगे तो सर क्या आएगा, ये पॉजिटिव से दूर आएगा E1 और नेगेटिव की तरफ आएगा E2, तो ये तो शून्य नहीं हो सकता। तो शून्य किस तरफ होगा, इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। तो अगर मैंने इधर की तरफ देखा, इधर ही क्यों होगा,
क्योंकि अगर तुम्हें यहां पर विद्युत क्षेत्र बताना है तो सर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर होगा और नेगेटिव की तरफ होगा E2। अब इधर ही शून्य होगा क्या? हाँ 100%। क्यों? क्योंकि बड़े आवेश से दूर और छोटे आवेश के पास। अगर तुम्हें इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों वैल्यू को बराबर करना है, तो E1 और E2 बराबर होगा बेटा। तो Q1 के पास होना चाहिए और Q2 से दूर होना चाहिए। Q2 बड़ा है तो उसके प्रभाव से कम होना है तुम्हें, है ना। तो वो बहुत ज्यादा सुंदर है और ये थोड़ी कम सुंदर है। तो कहां पर आओगे कि कहां पर नेट बल शून्य हो जाए और तुम नीट की तरफ चले जाओ। तो नेट बल शून्य कैसा हो जाएगा कि सर ज्यादा सुंदर वाले से ज्यादा दूर और कम सुंदर वाले से थोड़ा कम दूर। तो नेट परिमाणी शून्य हो जाएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर हम हो जाएगा, ये लिख सकते हैं, ये दूरी होगी x। किससे दूरी होगी? Q1 से, है ना। ये किससे दूरी है? छोटे आवेश से, छोटे आवेश से दूरी x पर E नेट 0 करना है। अच्छा ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी जो होगी सर वो R ही होगी। तो क्या मैं इसे सॉल्व करूं या सीधे सीधे फॉर्मूला बता दूं? क्या करेंगे सॉल्यूशन करने में? ये करेंगे सर हम E1 का परिमाण E2 के परिमाण के बराबर होना चाहिए। E1 का परिमाण क्या होगा? E1 होगा सर के Q1 अपॉन में x का स्क्वायर, ये बराबर होगा के Q2 अपॉन में R माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा सर? अच्छा ये तुम्हें दिख रहा है क्या? तुम कैसे बोलोगे अभी? हाँ दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ टीवी लगा रखी है हमने वहां पे बड़ी सी, दिखता है कि क्या क्या तुम्हें दिखेगा आने वाले समय में। चलो देखो, अरे क्या देखो यार यहां से, अच्छा ये तो प्लस होगा ना, ये R प्लस एक्स, ये पूरी दूरी R प्लस एक्स हो जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे को पता है आंसर कितना आना है सर। आंसर आएगा R अंडर रूट Q1, क्योंकि Q1 से दूरी थी, अपॉन में अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1। ये होगा x की वैल्यू, क्या आएगी? ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मेरे प्यारे? तो ये हमें बढ़िया तरीके से चमकना चाहिए। ठीक है, चल तो ये सारी बातें हमें बनती है सर, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास, हमने बहुत सारा एग्जाम्पल कर लिया इसमें। हमारे पास दो आवेशों के कारण क्या होता है। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं, हम दो से ज्यादा आवेशों की तरफ बातें करते हैं। और उससे पहले एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं हम यहाँ। चलो सवाल क्या बोल रहा है? 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के दो आवेश है हमारे पास, दो धनात्मक आवेश 1 मीटर दूरी पर स्थित है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान न्यूटन प्रति कूलम में क्या होगा? मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो आवेश है, एक मेरे पास +1 माइक्रोकूलम है और एक +2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब यहाँ पे शून्य कहाँ होगा वो पता नहीं करना है, हमें क्या पता करना है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कितने मीटर की? 1 मीटर की है। तो यहाँ पर हमारे पास आधा मीटर, मतलब यहाँ से आधा मीटर और यहाँ से भी आधा मीटर दूरी पर एक बिंदु है, मध्य पर एक बिंदु है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा ये पता करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसे पता कर सकते हैं? अगर मान के चलो हमने इसे E1 बोल दिया, ऐसे E2 बोल दिया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, तो सर ये 1 के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वह उससे दूर की तरफ होगा, तो ये E1 विद्युत क्षेत्र आ गया है। 2 के कारण विद्युत क्षेत्र भी इससे दूर की तरफ होगा, तो ये E2 विद्युत क्षेत्र आ गया है ना। पॉजिटिव है दोनों, इसलिए विद्युत क्षेत्र दूर दूर की तरफ होगा। अब E1 E2 का एक बार मान लिख लेते हैं, मतलब परिमाण लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो पिक्चर हमें और समझ में आएगी। तो एक बार E1 और E2 का परिमाण लिखते बेटा। E1 का परिमाण कितना हो जाएगा सर? E1 का परिमाण हो जाएगा K Q अपॉन में R स्क्वायर, यही सूत्र लगाएंगे। तो ये K इंटू Q, Q कितना है? Q है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁻⁶ बटे में दूरी है 1/2 का वर्ग। या मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं यार, ये पलटी के ऊपर जाएगा तो जाएगा 4 इंटू K इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन प्रति कूलम, है ना। वो पलटी के ऊपर चलेगा। अच्छा अब E2 कितना आएगा? E2 का परिमाण,
सर E2 का परिमाण अगर हम देखें तो ये भी आएगा K × यहाँ पर। अच्छा K का मान कितना होता है 9 × 10⁹ है ना, वो रखेंगे हम, लेकिन अभी हम K को ही रख देते ताकि आखिरी में सॉल्व कर लेंगे। अच्छा आवेश कितना है 2 × 10⁻⁻⁶ बटे में दूरी कितनी है, ये भी 1/2 का वर्ग है। तो देखो यार ये 1/2 होगा 4 ऊपर पलट लिखा के जाएगा तो 4 और इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 8 K × 10⁻⁻⁶। तो ये E2 आ गया, ये E1 आ गया। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? सर नंगी आंखों से दिख रहा है E2 बड़ा है, E1 छोटा है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, E नेट लिख सकते हैं हम यहां पर E2 - E1। ठीक है, परिमाण अनुसार लिख रहा हूं मैं, है ना, परिमाण अनुसार। बाकी मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे नेट विद्युत क्षेत्र जो होगा वो E2 का ज्यादा है, तो E नेट जो होगा वो इस दिशा में होगा, E नेट इस दिशा में होगा, ये E नेट की दिशा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा 8K × 10⁻⁻⁶ माइनस ये कितना है 4K × 10⁻⁻⁶, 4K × 10⁻⁻�6। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × K, 8 में से 4 गया 4 बचा, K का मान होता है 9 × 10⁻⁹। तो बस अभी कितना हो गया बेटा, इसे हम सर लिख सकते हैं 9 × 4 36 × 10⁻, देखो 6 -6 + 9 तो 3 बचेगा, तो 36 वाला आंसर होगा 3.6 × 10⁻⁴। कैसे देखो, अब एक हम क्या है यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे 0.36.0 लिखा हुआ है, अब हम पॉइंट उस तरफ ले जा रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ। तो SP स्टार क्या था इसका, क्या था SP स्टार, अगर उल्टे हाथ की तरफ अगर आप पॉइंट ले जाओगे तो आपकी घात बढ़ जाएगी, तो +1 कर लो, यहां में से 3.6 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हैं। क्लियर है कहानी? अब इसी प्रकार से यार हमने जितना सब कुछ पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था हमने बोला कि यार ये अभी 2 आवेश की कहानी है या 2 चार्ज की कहानी है। इसी प्रकार से हमने ऐसे भी क्वेश्चंस करे थे बल वगैरह में, कूलम के नियम में, कि हमारे पास एक से ज्यादा आवेश, तो उस पर भी हमारे पास एग्जैक्ट वैसे के वैसे क्वेश्चंस विद्युत क्षेत्र में भी हो सकते हैं। उस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी जाने से पहले ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से सवाल कर लेते, जैसे हमने ऑलरेडी करे हुए थे। कैसे सवाल सर, कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक त्रिभुज होगा, एक क्या है मेरे पास त्रिभुज है, यहाँ पर +Q आवेश, एक त्रिभुज है, यहाँ पर +Q आवेश, +Q आवेश, +Q आवेश रखे हुए हैं। तो इस त्रिभुज के तीनों कोनों पे +Q 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 आवेश रखे हुए, तो केंद्र पर हमें क्या निकालना है, केंद्र पर E। तो केंद्र पर E, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, केंद्र पर E नेट। तो केंद्र पर E नेट क्या हो जाएगा सर, ये इसके कारण इस तरफ होगा सर, इसके कारण इस तरफ होगा और इसके कारण इस तरफ होगा। हमने पढ़ा है कि इनके मध्य कोण कितना होता है 120, तो E नेट केंद्र पर क्या हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार से अगर मेरे पास एक वर्ग भी होता तो वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे हुए, मतलब देखो यार एक समान किसी भी प्रकार की मेरे पास आकृति है, उसके कोनों पर अगर चारों आवेश रख देंगे तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र इसके कारण इस तरफ होगा सर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो नेट फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ई नेट हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा, चाहे जो हो जाए, बस समान आवेश होने चाहिए और ये जो आकृति होनी चाहिए या बहुभुज होना चाहिए, त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, अष्टभुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब में भुजाएं समान होनी चाहिए, भुजाएं ए ए ए ए होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से, अरे मुझे लगता है समझ में आ गया, इसमें टाइम पास करवाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भाई तुम चूजे हो क्या, छोटे छोटे से जो कक्षा 11वीं में आते हैं उनको बहुत मजे आते हैं, उनको 2-2 क्लास तक यही सवाल करवाते रहो। अरे सर ई नेट तो 0 हो गया केंद्र पर, अरे वाह सर मजा आ गया आज तो। ठीक है, केंद्र पर ई नेट 0 हो जाएगा अगर सारे आवेश समान है, +Q 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 +Q। एक आधा अलग हो गया तो उसके लिए मैंने SP स्टार बताया, उस प्रकार के सवाल अब मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि अब हमारा थोड़ा क्लास का समय खत्म हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको चमकी होगी, विद्युत क्षेत्र का फील आया होगा और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे लिखते हैं ये पता चल गया होगा।
अब अभी हम जाने से पहले दो सवाल लेंगे क्विज के रूप में, बड़े आसान से सुंदर से सवाल, क्विज के रूप में बड़े आसान से सुंदर से सवाल। जल्दी से इन सवालों का जवाब दो। क्विज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ भाई, हो गया। किसी को इस सवाल का जवाब बताने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 30 सेकंड का सवाल। जेई मेंस मतलब AIEEE जो होता था वो जेई मेंस ही होता था पहले, उसके जैसे एग्जाम होता था। चल जवाब जान ले। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मजेदार सा सवाल। सवाल कह रहा है मेरे पास एक 9 कूलम का आवेश 9e आवेश है और एक 3e आवेश है। अब हमें बताना है कि उस बिंदु की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो, उस बिंदु की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान 0 हो। तो हमें पता है सर, ये तो हमारे पास सीधे बाएं हाथ का खेल है ना। हमारे पास सीधा सूत्र है कि यहां से अगर हमने 9e से दूरी देखना चाहे, किससे दूरी देखना चाहिए? 9e से। तो 9e से दूरी लिखेंगे सर। देखो ये इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, बाकी सवाल आसान है। हमें पता है सर x बराबर होगा √Q1 इंटू R अपॉन में √Q1 प्लस Q2। दोनों समान आवेश है, प्लस प्लस। तो √9 इंटू E इंटू R अपॉन में √9e प्लस √3e। ठीक है, ऐसे हमसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमें पता है √e तो हमेशा कैंसिल आउट होगा, कल की क्लास में भी हमने ऐसा देखा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा सर 3 √e इंटू R अपॉन में ये होगा 3 √e प्लस √3 इंटू √e। अलग अलग लिख दिया बस ताकि हमें √e दिखे कैंसिल होता हुआ। तो 9 का वर्गमूल 3 हो चुका है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यही कर देते हैं, सॉल्व हो गया ये तो बस 3 √e। अच्छा √e कैंसिल कर दो क्या? ये कॉमन निकाल के बताऊं? देखो 3 √e इंटू R अपॉन में यहां क्या होगा? √e कॉमन हो गया, ये हो गया 3 प्लस √3। ये √e से √e कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना आ गया आंसर? आंसर हो गया सर 3R अपॉन में 3 प्लस √3। और सर ये तो 9e से आपने दूरी निकाली है। किससे दूरी निकाली है? 9e से। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा मेरे को एक और बात तो पहले से ही पता थी कि यार ऑप्शन संभव नहीं है 3e से दूरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे नीचे क्या था? प्लस था। ठीक है। अच्छा सर आपने फिर ये वाला क्यों नहीं करा? मैंने सोचा कि पहले 9e से दूरी निकाल के देख लेते, फिर 3e से भी देख लेंगे अगर नहीं आता है तो। चलो ये क्या आंसर आ गया क्या? अच्छा ये और ये एक ही जैसे कुछ मिल रहा है क्या? हाँ देखो क्या हो रहा है। अगर मैं चाहूं बेटा तो इसमें से √3 कॉमन ले लू, √3 कॉमन ले लू। जगह 3R बटे में √3 बाहर आ गया है, ये हो गया √3 प्लस 1। देखो एक ही लिखा हुआ है क्या? √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा और ये √3 बन जाएगा। अब ये √3 से √3 कट जाएगा और यहां हो जाएगा √3R अपॉन में √3 प्लस 1। अब देखो ये हमारा आंसर आ गया। मैच हो गया क्या? बिल्कुल सर, ये इससे मैच हो गया। आपको कैसे पता चला सर √3 कॉमन लेना है? मैंने ऑप्शन देखे ना यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे 3 नहीं, यहाँ पे सबको √3 के रूप में दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास √3 अलग भी दिख रहा था। चलिए और क्या करा? है 0। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और हर एक पे आवेश Q रखा हुआ है, तो यहाँ पे तीव्रता क्या आएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर है बेटा? चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कूलम के नियम पे हमने उदाहरण करे,
विद्युत क्षेत्र से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देखी हमने। क्या होता है सर, ये ई का तीव्रता होती है एफ बटे में क्यू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र है तो पॉजिटिव आवेश पर बल इसकी दिशा में लगता है, नेगेटिव यहाँ पर एक्स बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसी पे हमें और भी चर्चाएं करेंगे आने वाली क्लास में, और भी सवाल करेंगे। ठीक है, तो जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना। होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में ही मिल जाएगा, और अगली क्लास में हम विद्युत बल रेखाएं क्या होती है उन पे चर्चा करेंगे, और भी अलग अलग प्रकार की वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे हम, और फिर गाउस का नियम वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करेंगे सभी बच्चे। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।